नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीना भट्ट के हत्यारे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। कल अवंतीपोरा में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। दोनों आतंकवादियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहार हबीब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीना भट्ट की हत्या की थी। उनके पास से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्तौल बरामद हुई है। इसके अलावा कल सौरा इलाके में भी लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी के टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है आमरीन, उनको जस्टिस मिला है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ जानकारी के लिए। राजीव, 2 एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, एक कड़ा मैसेज आतंकियों को। बिल्कुल, खासतौर से जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जिस तरह से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की कि आप इस तरह की हरकत कीजिएगा तो आप बच नहीं पाएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो टीवी कलाकार की हत्या हुई, अमरीन भट्ट की जो हत्या हुई, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया उसको मार गिराया गया, एक बड़ी बात है। जिस तरह से हाल के दिनों में देखे लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, कभी आप टीवी आर्टिस्ट को ये जो अटैक किया गया, बहुत दिनों बाद इस तरह की घटना सामने आई है। पुलिस वाले को मारा जा रहा है, बच्ची जो 7 साल की बच्ची घायल हुई है, पुलिस वाले की मौत हो गई है। टारगेट किलिंग कर रहे हैं, मतलब एक निशाना बना के आप कर रहे हैं, एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह, मतलब एक डर का माहौल, एक भय का माहौल जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश कर रही है। और उसको जो सुरक्षा बल जो काउंटर कर रहे हैं कि लगातार 24 घंटे के अंदर लगातार उनको मार गिरा रहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। खासतौर से अगर देखें तो फिलहाल अभी देखें तो जम्मू कश्मीर में जो लोकल टेररिस्ट आउटफिट है, जो हिजबुल मुजाहिदीन, वो उतना एक्टिव नहीं है। लेकिन जो लश्कर और जैश के जो आतंकी है, खासतौर से जो सीमा पार से जो डायरेक्शन मिल रहा है, उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। जिस तरह से हाल के अगर दिनों में देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत कम हुई थी, तो उसकी भरपाई के लिए लगातार इनको एक्टिव किया जा रहा है। और कोशिश जो है, जो कह सकते हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है। जिस तरह से 10 आतंकी मारे गए 3 दिन में, एक बहुत बड़ी सफलता है। और लोगों के अंदर जो डर है वो कम होगा। जी, ये भी राजीव बताइए, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किलिंग ये हो रही है, अमरीना भट्ट को निशाना बनाया गया, ये इन लोगों को खास तौर पर किसी वजह से निशाना बनाया जा रहा है, या फिर आतंकी सरकार को एक संदेश देने के लिए सब हरकतें वहां पर कर रहे हैं? देखिए, ये कई लेवल का काम हो रहा है। इस तरह की घटनाएं अमूमन कश्मीर में नहीं होती है। कभी कभार इक्के दुक्के साल 2 साल में आपको बात सुनने की आती है कि टीवी कलाकार, एक महिला कलाकार को इस तरह से आप टारगेट किलिंग करते हैं, उनको मार देते हैं। इस तरह की घटनाएं आपको बता दें कि तालिबान में इस तरह की, अफगानिस्तान में होता है, वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। कम से कम कश्मीर में इस तरह की घटनाएं बहुत कम 90 के दशक में सुनने में आती थी, या 2000 के आसपास के दशक में सुनने आती थी। लेकिन अब इस तरह की चीजें हो रही है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। खासतौर इस्लाम के नाम पर जो है, ये जो आतंकी संगठन जो कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उसको काउंटर कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में हालात इतने खराब कर देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ हालात खराब है। जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 दिन पहले आपको याद होगा, जिस पुलिस को हिट किया गया, जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, तो एक मैसेज देने की कोशिश की, जो लोकल आदमी आतंकी कार्रवाई में हिस्सा लेगा, पुलिस में हिस्सा लेगा, हम उसको हिट करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के, आपको इतना ही नहीं बल्कि जो प्रवासी मजदूर से जो काम करते थे, आपने उनको भी हिट किया, मतलब टेररिस्ट ने जो हिट किया उसको मतलब मारने की कोशिश की। एक मैसेज देने की कोशिश कर रही कि कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है। लेकिन बता दें कि सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और एक कह सकते हैं अपर हैंड में है। चाहे सीमा पार की बात कर ले, जैसे आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं,
3 लेयर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनको वहीं पर मार गिराया जा रहा है। और जो आतंकी हिंटरलैंड में आ जाते हैं उनको भी जो सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, पुलिस की बात करें, लगातार इनको सफलता मिल रही है। शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो एक तरीके से माना जाए कि आतंकियों की घबराहट है ये, जिस तरीके से कायराना हरकतें देखने को मिल रही हैं कि दहशत फैलाने की कोशिश किसी भी तरीके से करने के लिए जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, लेकिन तुरंत ही इसका जवाब भी आतंकियों को यहां पर दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। टीवी कलाकार अमरीना भट्ट को बुधवार को आतंकियों ने उनके घर के बाहर ही गोली मार दी थी और इस हमले में उनका भतीजा भी घायल हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को ढेर किया। अमरीना भट्ट कश्मीर घाटी में निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की नई शिकार। 32 साल की ये सोशल मीडिया स्टार बडगाम जिले की रहने वाली थीं। बुधवार शाम आतंकियों ने उन्हें उनके घर के बाहर ही गोलियों से निशाना बनाया। परिवार का कहना है कि आतंकी कलाकार बनकर आए और अमरीना से कहा कि वो उसके साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने पिस्तौल निकाली और अमरीना की गर्दन पर गोली मार दी। हमले में अमरीना का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया। अमरीना के पिता खाजिर मोहम्मद भट्ट ने कहा कि अगर आतंकियों को उसके काम से दिक्कत थी तो वो अपना काम रोक देती। उन्हें नहीं बताया गया कि उसका अपराध क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर उन्हें उसके काम से दिक्कत थी तो बता देते। हम उन्हें कह देते कि वो अब ये काम नहीं करेंगी। अमरीना संगीत, नृत्य और व्यंग्य से जुड़े अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। सामाजिक मुद्दों पर भी अपने अंदाज में राय रखती थी। कश्मीर घाटी में 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने निशाना बनाकर यह दूसरा हमला किया, जिसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मंगलवार को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादिर की श्रीनगर में उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी। सैफुल्लाह की 7 साल की बेटी भी हमले में घायल हो गई। अमरीना को उसी इलाके में मारा गया जहां 2 हफ्ते पहले एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मजिस्ट्रेट के दफ्तर के अंदर मारा गया था। पुलिस अब तक राहुल भट्ट के हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। आर्ट और म्यूजिक अमरीन भट्ट का उड़ना बिछोना था, वही जिंदगी की, वही जिंदगी जीने का जरिया। परिवार पूछता है क्या यही वजह थी उसे कत्ल किया गया, इसी जगह कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि लश्कर जिम्मेदार है। परिवार कहता है कि मालूम नहीं कौन लोग हैं, लेकिन बेगुनाहों का ये कत्ल न रुकने वाला जो सिलसिला कत्लों का वो जारी है। कश्मीर घाटी में कई लोग इस महीने भी मारे गए हैं। सवाल ये है कब ये हमले बंद होंगे, कब ये तशद्दुद का सिलसिला बंद होगा। बडगाम से नज़ीर मसूद। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम विवाद में गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ सैर के लिए आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार को लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का लद्दाख ट्रांसफर किया गया है, जबकि उनकी पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आईएएस संजीव खिरवार की सैर के चलते खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया था। खिलाड़ियों के मुताबिक पहले वो 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फिर गार्ड 7 बजे ही उन्हें ट्रैक से हटाने लगे थे। पूरा मामला ये क्या है, ये जानने के लिए आप परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि उनकी शाम की सैर की वजह से खिलाड़ियों का 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाला अभ्यास शाम 7 बजे रोका जाने लगा। खिरवार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। खबर आने के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभ्यास का समय बढ़ाया गया। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं
उनको दिक्कत हो रही है, 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है। तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के चलते प्रैक्टिस का वक्त शाम 7 किया गया, पर खिलाड़ियों के मुताबिक पहले 8:30 बजे तक वे अभ्यास करते थे। लेकिन IAS अधिकारी के स्टेडियम में आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को शाम 7 बजे ही ट्रैक से हटाने में जुट जाते थे। कुत्ते को टहलाने के लिए अगर एथलीट्स को स्टेडियम खाली करना पड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए उस IAS ऑफिसर को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अपना डॉग टहलाना है तो ले जाकर के सड़कों पर टहलाएं, दूसरी जगह जाकर टहलाएं, पार्कों में ले जाकर के टहलाएं, ना कि स्टेडियम में उसका यूज करें। ये मिस यूज है और अपने पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक भी ट्रैक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए होता है। त्यागराज स्टेडियम में इस मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उधर NDTV ने भी संजीव खीरवार से संपर्क साधने की कोशिश की, पर बात नहीं हुई। वहीं खीरवार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तब जाता हूं। कभी किसी एथलीट को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी ट्रैक पर तभी छोड़ता हूं जब कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर दूंगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ऐसे तमाम नारे खेल और खिलाड़ियों को लेकर दिए जाते हैं, पर ऐसी खलल से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। खबर के बाद असर तो है, पर ज़रूरत सरकारी तंत्र को पहले से भी नज़र रखने की है, क्योंकि आज की कोशिश कल की कामयाबी है, आज की पहल कल के लिए पदक। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने एक ट्वीट करके चौंका दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री को कर दी, और यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी IAS कुलदीप राका को दे दी जाए। आपको बता दें कि कुलदीप राका राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं, और चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुटकी ली है। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना का ट्वीट जो है वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दें। मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप राका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। अशोक चांदना के ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट्वीट करके चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हुए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 6 सीटों पर चुनाव होना है। अलग अलग पार्टियों की 5 सीटें पक्की हैं, लेकिन 6ठी सीट के लिए राजनीति गर्म है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है, और सभी पार्टियां और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने अपना दूसरा उम्मीदवार घोषित कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यसभा सीट के लिए पर्चा भरकर वापस आए शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना दोनों सीटें जीत रही है। हमारे संजय पवार है, दोनों ने फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में कुल 6 सीटों के लिए चुनाव है। विधायकों की संख्या देखते हुए 6 में से बीजेपी की 2, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की 1-1 सीट तय है। इसलिए अब सारी राजनीति बची 1 सीट के लिए जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे पिछले कई दिनों से निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन शिवसेना ने पार्टी में शामिल होने की शर्त पर समर्थन देने की बात कही और कोल्हापुर से ही अपने एक पदाधिकारी संजय पवार को टिकट देकर संभाजी राजे की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि मराठा समाज इससे आहत है और अब 1 सीट नहीं, पूरे राज्य पर कब्जे की बात कह रहा है। हालांकि खुद संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से छत्रपति के सम्मान की उम्मीद जताई है। मला पूर्ण विश्वास आहे ते त्याप्रमाणे करतील। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे छत्रपति का सम्मान करेंगे, की ते छत्रपती घराण्याचा सन्मान करतील।
कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ हैं तो बीजेपी ने भी रहस्य बनाए रखा है। हमारा तो केंद्र से तय होता, हमारे इक्के दुक्के की पार्टी नहीं है ना जी, कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगी, निर्णय करेगी। मतलब साफ है कि संभाजी राजे के लिए इस बार राज्यसभा के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना के संजय पवार के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी 6वीं सीट के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में है। अब सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर है कि वो शिवसेना के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ। जो भी हो, चुनाव दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक जानी मानी हरियाणवी गायिका दिल्ली के जाफरपुर कलां से गायब हो जाती है और उसका शव 12 दिन बाद हरियाणा के मीहम में मिलता है। परिवार के मुताबिक अब बुरी हालत में। परिवार का इल्जाम है कि इस मामले में पुलिस ने खासी लापरवाही की। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। मैं जब तक शांत नहीं बैठूंगी, जब तक है ना मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी दीदी को इतनी बुरी तरीके से इन्होंने मारा है, यहाँ पे भी उन्होंने मतलब पकड़ के मेरी दीदी का ऐसे हाथ पकड़ रखा है। एक दो बंदे मेरी दीदी को ऐसे नहीं मार सकते गला दबा के। मेरी दीदी का है ना जो ये पोर्शन होता है दिमाग का, ये और अंदर से नली भी ऐसे बाहर आ रखी है नाक से। मैंने देखा है मेरी दीदी के साथ कितना बुरा बर्ताव हो रखा है। यहाँ से भी मार रखा है, यहाँ से भी उसके प्राइवेट पार्ट को भी इतना वो कर रखा है उन्होंने, काट पीट के। बहुत बुरी हालत है। अब मुझे ये एक बहन की तकलीफ है जिसने अपनी बहन का शव देखा है। दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके की रहने वाली हरियाणवी गायिका का परिवार उसकी हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। गायिका की बहन का आरोप है कि गायिका को अदालत ने पुलिस सुरक्षा देने को कहा था, मगर मिली नहीं। जब गायिका लापता हुई तो उसको ढूंढने में पुलिस ने बहुत लापरवाही बरती। परिवार को खुद दर दर भटक कर तलाश करना पड़ा। पुलिस ने हत्या के आरोप में केवल उन्हीं 2 लोगों को पकड़ा जिनके बारे में परिवार ने जानकारी दी, जबकि ये काम ज्यादा लोगों का होगा। शक है कि गायिका के साथ पहले गैंगरेप हुआ, फिर हत्या, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही। ये बोल रहे हैं कि लड़की का मतलब रेप नहीं हुआ है, सब कुछ हो रखा है मेरी दीदी के साथ। और ये है ना इतना आश्वासन दे रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। जो उन्होंने जो कातिलों ने बोल दिया वो एकदम सच है। आप ये कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है और पुलिस मना कर रही है, आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल मना कर रही है। हाँ हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर पुलिस गैंगरेप के बाद उन्होंने हत्या की है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, गैंगरेप के बाद गला दबा के तो हत्या की है। मेरी दीदी के दांत भी यहाँ पे भी है ना, मतलब मार की गई, एसिड भी फेंका गया है मेरी दीदी के मुंह पे। दरअसल 28 साल की ये सिंगर 11 मई को मोहित नाम के अपने दोस्त के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए निकली। 12 तारीख को लौटना था, लेकिन जब वो नहीं आई तो 14 मई को परिवार ने पुलिस में शिकायत की। 22 मई को पुलिस ने 2 आरोपियों रवि और अनिल उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया, जबकि 23 मई को हरियाणा के मेहम से उसका शव मिला। अब तक पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस रवि नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये वही था जिस पर पहले गायिका ने बलात्कार का आरोप लगाया था और इसी के चलते वो जेल में भी रहा। पीड़ित परिवार इसी मामले में दावा कर रहा है कि अदालत ने पुलिस को परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश दिया था। जमानत मिलने के बाद 2-3 हफ्ते पहले ही रवि ने बदला लेने के लिए ये सब साजिश अपने साथी अनिल उर्फ मोहित के साथ रची। अनिल मोहित बनकर गायिका से मिला और एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बहाने उसे घर से ले गया। इसके बाद वो गायिका को एक ढाबे पर ले गया और उसने उसे एक नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद रवि और अनिल उर्फ मोहित दोनों ने मिलकर गायिका को कार में गला दबाकर मार डाला। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पुलिस के पास अपहरण की शिकायत लेकर गए थे और बताया था कि उनको किस पर शक है, लेकिन पुलिस ने शिकायत मुश्किल से केवल गुमशुदा होने की दर्ज की। मेरे बच्चे और उसकी माँ रिपोर्ट दर्ज करने गए 14 तारीख को, और मैंने पूछा तो भाई कहाँ है, किससे मिलना, तो मैंने बताया तो कहते भाई शादी के लिए गई। फिर भी मैंने कहा तो उन्होंने बोला लिखवा दे भाई। अच्छा, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि शादी के लिए गई होगी आपकी लड़की। हाँ। जबकि आप कह रहे हैं कि मेरी लड़की गायब है। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा, बोला लिख ली रिपोर्ट तो, और लड़की एक दूसरी लड़की से पूछ कर ना पुलिस वाले, और उन्होंने लिखा मिसिंग की रिपोर्ट लिखी।
अच्छा, जबकि आप क्या चाह रहे थे? मैं ये चाह रहा था कि उस लड़के का नाम लिखा जाए जिसके साथ गई है। अच्छा, आप डिटेल दे रहे थे कि उस लड़के के साथ गई है, आप जिस पे आपको शक था। हाँ, ये नु बोले हम नहीं लिख सकते, वो लड़की आगे बताएगी कि मैं किसके साथ गई थी। हालांकि पुलिस ढिलाई के आरोपों से इनकार कर रही है। 22 तारीख को पुलिस उन लड़कों तक पहुंचती है फुटेज के आधार पर, और ये जो फुटेज है ये सब पुलिस ने खंगाला है। इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारे फुटेजेस क्लियर नहीं थे, तो फाइनली बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को देखा गया और एक फुटेज जाके हमें फिर ऐसा मिला जहाँ पे क्लैरिटी थी गाड़ी के नंबर की, पूरे चेन ऑफ लिंक्स को खंगाला गया और फिर 22 तारीख को हमने इन 2 लड़कों को उठाया जिसका नाम रोहित और अनिल है। मृतक गायिका की कमाई से ही 8 लोगों का परिवार चलता था। इस घटना के बाद से एक तरफ पूरे परिवार पर आजीविका का संकट आ गया है, तो दूसरी तरफ परिवार को ये डर भी है कि इस पूरी साजिश में कुछ और लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में परिवार चाहता है कि पुलिस उसे सुरक्षा मुहैया कराए। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और जया हैं स्टूडियो में और अब खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना की नाराजगी एक ट्वीट के जरिए सामने आई जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया कि उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी आईएएस कुलदीप रांका को दे दी जाए। आपको बता दें कि कुलदीप रांका राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं। चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी भी ली। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने जो ट्वीट किया है, लिखा है, वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। तो काफी नाराज हैं खेल मंत्री गहलोत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री से, जिसके चलते ट्वीट के जरिए नाराजगी जाहिर हुई है। लेकिन इनके इस ट्वीट ने जो विपक्ष है वहां पर भाजपा, उसको एक मौका दे दिया है। अशोक चांदना के ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने रिट्वीट करके चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू। और अब खबर दिल्ली से। यहां पर आईएएस दंपति को स्टेडियम में कुत्ते को टहलवाना महंगा पड़ गया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ सैर के लिए गए आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार को लद्दाख ट्रांसफर किया गया है और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम विवाद में गृह मंत्रालय ने ये बड़ी कार्रवाई उनको लेकर की है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश जो है वो कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आईएएस संजीव खिरवार की सैर के चलते खिलाड़ियों को प्रैक्टिस से रोका गया था। खिलाड़ियों के मुताबिक पहले वो 8 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन फिर गार्ड 7 बजे ही उन्हें ट्रैक से हटाने लगे थे। तो ये पूरा मामला क्या है, देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि उनकी शाम की सैर की वजह से खिलाड़ियों का 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाला अभ्यास शाम 7 बजे रोका जाने लगा। खिरवार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। खबर आने के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभ्यास का समय बढ़ाया गया। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है,
तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के चलते प्रैक्टिस का वक्त शाम 7 किया गया, पर खिलाड़ियों के मुताबिक पहले 8:30 बजे तक वे अभ्यास करते थे। लेकिन आईएएस अधिकारी के स्टेडियम में आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को शाम 7 बजे ही ट्रैक से हटाने में जुट जाते थे। कुत्ते को टहलाने के लिए अगर एथलीट्स को स्टेडियम खाली करना पड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए उस आईएएस ऑफिसर को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अपना डॉग टहलाना है तो ले जाकर के सड़कों पर टहलाएं, दूसरी जगह जाकर टहलाएं, पार्कों में ले जाकर के टहलाएं, ना कि स्टेडियम में उसका यूज करें। ये मिस यूज है और अपने पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक भी ट्रैक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए होता है। त्यागराज स्टेडियम में इस मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उधर एनडीटीवी ने भी संजीव खीरवार से संपर्क साधने की कोशिश की, पर बात नहीं हुई। वहीं खीरवार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तब जाता हूं। कभी किसी एथलीट को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी ट्रैक पर तभी छोड़ता हूं जब कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर दूंगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ऐसे तमाम नारे खेल और खिलाड़ियों को लेकर दिए जाते हैं, पर ऐसी खलल से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। खबर के बाद असर तो है, पर ज़रूरत सरकारी तंत्र को पहले से भी नज़र रखने की है, क्योंकि आज की कोशिश कल की कामयाबी है, आज की पहल कल के लिए पदक। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 नाम अपने फाइनल कर दिए। हालांकि थोड़ा सा वक्त इसके लिए जय उन्होंने लिया और आखिरकार नाम जो है वो फाइनल किए गए और जयंत चौधरी को जो है वो तीसरे नाम के तौर पर यहाँ पर तय किया गया है। बिल्कुल, जयंत चौधरी बहुत नाराज चल रहे थे क्योंकि वादा किया गया था उनको, अखिलेश यादव ने किया था कि उनको राज्यसभा भेजेंगे और आखिरकार कल वो ऐलान भी हो गया। 30 मई को वो पर्चा दाखिल करेंगे। जयंत चौधरी के अलावा जो 2 नाम फाइनल हुए हैं वो है कपिल सिब्बल, जो कि वरिष्ठ वकील है और कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। 16 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और दूसरा नाम मुस्लिम चेहरा है सपा का, वो है जावेद अली। देखते हैं। कपिल सिब्बल के साथ ही डिंपल यादव का भी नामांकन होना था। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दोनों के दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम लिस्ट से हट गया और अखिलेश यादव ने परिवार के ऊपर गठबंधन को चुना। सुबह समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि श्री जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। दरअसल बुधवार को ही तैयारी थी कि कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और डिंपल यादव साथ में नामांकन भरें, लेकिन यह खबर बाहर आते ही जयंत चौधरी का खेमा नाराज हो गया। अखिलेश यादव ने डिंपल का नामांकन रोक दिया। देर रात जयंत चौधरी के करीबी नेताओं से बातचीत के बाद अखिलेश यादव गुरुवार सुबह लोकदल के विधायकों से मिले और जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर दिया गया। जयंत राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर सपा के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। साफ तौर पर अखिलेश अगर जयंत को राज्यसभा नहीं भेजते तो सपा और लोकदल का गठबंधन खतरे में पड़ जाता। जयंत ने भी ट्वीट कर किसानों के लिए लड़ने की बात की। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर बड़ा सियासी दांव चलाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश अब साथ में चुनाव लड़ेंगे, वरना सबको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेने के लिए डोरे डाल रही थी और अब आजम खान के भी उस थोड़े ढीले पड़ेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या होगा पर यह भविष्य के गर्त में है, पर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी बिसात ठीक से बिछा दी है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीना भट्ट के हत्यारे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। कल अवंतीपोरा में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया और दोनों आतंकियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर अमरीना भट्ट की हत्या की थी। उनके पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा कल सौरा इलाके में भी लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया।
पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 आतंकी ढेर किए गए। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है आमरीन, उनको जस्टिस मिला है। देश में चावल के स्टॉक पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आने वाले दिनों में इसकी कोई कमी ना हो। सरकारी सूत्रों ने NDTV को बताया कि राशन दुकानों के लिए सरकार चावल का स्टॉक सुनिश्चित करेगी। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और चीनी के निर्यात को नियंत्रित करने के बाद अब सरकार देश में चावल की उपलब्धता पर कड़ी नजर रख रही है। सूत्रों ने NDTV को बताया है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा को लेकर है। सरकार चाहती है कि जो बफर नॉर्म्स हैं, देश में चावल की उपलब्धता को बनाए रखने की डिमांड के मुताबिक उसे बहाल रखने के लिए हर संभव पहल किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो मुफ्त में अनाज गरीब परिवारों को दिया जा रहा है, उसके लिए जो ज़रूरी स्टॉक की ज़रूरत है वो बहाल रखा जाए। 2020-2021 में चावल का जो निर्यात था वो करीब 27% तक बढ़ गया था। $6 बिलियन से ज़्यादा चावल का निर्यात हुआ है और इसलिए हालात पर नज़र रखा जा रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कृषि मंत्रालय ने जो तीसरा एडवांस एस्टीमेट जारी किया है, उसमें यह कहा गया है कि इस साल जो चावल का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड होने वाला है। 129 लाख मीट्रिक टन के आसपास, जो पिछले 5 साल के सालाना औसत 116 लाख मीट्रिक टन से करीब 13 मिलियन टन ज़्यादा है। यानी नए साल में भी चावल की उपलब्धता अच्छी रहेगी। फिलहाल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भी देश में चावल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। हालांकि सरकार फिलहाल स्थिति पर नज़र रखे हुए है और फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि सरकार आगे चलकर चावल के निर्यात पर भी किसी तरह का नियंत्रण लगाने वाली है। सचिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और अब वक्त है टॉप 5 न्यूज के बारे में बात करने का। आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले IAS को स्टेडियम में कुत्ता टहलाना महंगा पड़ा है और इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान में मंत्री एक नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने CM गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला है, ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई है। उधर श्रीनगर में TV एक्ट्रेस के हत्यारे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और पहली बार हिंदी के उपन्यास को बुकर सम्मान मिला है। और वहीं पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटा है, यहाँ पर 30 रुपये जो है वो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तो इन खबरों पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं हमारे YouTube पेज पर जाकर।